नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जीके जीएस का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो आइए आज की वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डायनेमो की खोज इनमें से किसने की थी? दोस्तों, बतानी है कि डायनेमो की खोज इनमें से किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे माइकल फैराडे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डायनेमो की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे माइकल फैराडे ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कि डायनेमो का जो कार्य होता है ये होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। आप लोग याद रखेंगे डायनेमो का क्या कार्य होता है? तो आप लोग याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। और इसकी खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे माइकल फैराडे ने। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों के वृद्धि मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि पौधों के वृद्धि मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस यंत्र का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे क्रेस्कोग्राफ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है पौधों के वृद्धि को मापने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्रेस्कोग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त से अशुद्धियों को दूर करना इनमें से किसका कार्य है? दोस्तों, बतानी है कि मानव रक्त से अशुद्धियों को दूर करना इनमें से किसका कार्य है? तो आप लोग याद रखेंगे वृक्क का, यानी कि किडनी का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, हमारे रक्त से अशुद्धियों को दूर करना ये किस ऑर्गन्स का काम है, किस अंग का काम है? तो आप लोग याद रखेंगे वृक्क का, यानी कि किडनी का। रक्त से अशुद्धियों को दूर करना, उसको फिल्टर करना। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे वृक्क यानी कि किडनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों, बतानी है कि ट्रेकोमा और ग्लूकोमा ये दोनों रोग किस अंग से संबंधित है, किस अंग को इफेक्ट करता है? तो आप लोग याद रखेंगे आंख को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा ये दोनों रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे आंख को प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किस महान वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है और रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। बतानी है कि रेबीज के टीके की खोज किस महान वैज्ञानिक ने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा लुई पास्चर ने। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। रेबीज के टीके की खोज किस महान वैज्ञानिक ने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे लुई पास्चर ने। आप सभी को दोस्तों बता दें कि कुत्ते, बंदर, सियार इन सब के काटने से दोस्तों रेबीज फैलता है। आप लोग याद रखेंगे, जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी है और मौतकारी दोस्तों बीमारी है। आप लोग याद रखेंगे रेबीज हो जाने के बाद दोस्तों कोई भी मरीज बचता नहीं है। और रेबीज के टीके की खोज किस महान वैज्ञानिक ने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज के टीके की खोज की थी। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, लुई पास्चर। चलिए बाकी विकल्प में जितने दोस्तों नाम है आप सभी को बता देते हैं। ऑप्शन बी में है जोनास सॉल्क। ऑप्शन बी में कौन है? जोनास सॉल्क। जोनास सॉल्क से आप लोग याद रखेंगे पोलियो के टीके की खोज। जोनास सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। उसके बाद है हनीमैन। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों हनीमैन ने होम्योपैथी की खोज की थी। हनीमैन को फादर ऑफ होम्योपैथिक कहा जाता है। इसके बाद है कार्ल लैंड स्टीनर। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी। बाकी विकल्पों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और रेबीज के टीके की खोज किस महान वैज्ञानिक ने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए लुई पास्चर ने। आशा करते हैं दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और बाकी दोस्तों जितने भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्सों को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे या थी? दोस्तों, बताने है कि भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे या थे, यानी कि महिला या पुरुष दोनों में से भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, महिला से या पुरुष से? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री महिला थी और वो थी राजकुमारी अमृता कौर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत के प्रथम हेल्थ मिनिस्टर, भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री आप लोग याद रखेंगे राजकुमारी
अमृता कौर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे। आप लोग याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। और भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो आप लोग याद रखेंगे, राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर किस शहर या राज्य में स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर किस शहर में या राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी नई दिल्ली में इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकनायक किन्हें कहा जाता है? दोस्तों बताने हैं कि लोकनायक किन्हें कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन इसका दोस्तों सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लोकनायक किन्हें कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन सी लोकनायक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि इंटरनेशनल लेबर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, 1 मई को इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे, राजस्थान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों बताने हैं कि भारत में तंबाकू उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक। तो बतानी है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा, राजनीतिक नीतियों पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है दोस्तों, इसमें किस पर प्रकाश डाला गया है? तो आप लोग याद रखेंगे, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? दोस्तों बताने हैं कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है मुख्यतः किससे बना था? तो आप लोग याद रखेंगे, लकड़ी का बना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था मुख्यतः किससे बना था, किससे बना था? तो आप लोग याद रखेंगे, लकड़ी का बना था। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के चलाए गए सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? दोस्तों बताने हैं कि किस मुस्लिम शासक के चलाए गए सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो आप लोग याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस मुस्लिम शासक के चलाए गए सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो आप लोग याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकते हैं? दोस्तों बतानी है कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के निलंबन का आदेश यानी कि सस्पेंड का आदेश कौन दे सकते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, देश के राष्ट्रपति को दोस्तों यह अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं? निलंबन कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, यानी कि सस्पेंड कर सकते हैं। आप लोग याद रखेंगे।
कौन आदेश दे सकते हैं, किनका अधिकार है, तो आप लोग याद रखेंगे देश के राष्ट्रपति का यानी कि प्रेसिडेंट का। मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करना, निलंबित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों में किस बात की स्वतंत्रता नहीं है। दोस्तों बतानी है कि भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों में किस बात की स्वतंत्रता नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार हड़ताल करने की दोस्तों आज़ादी नहीं है, आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। बाकी तीनों विकल्प सही है। विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, बिल्कुल है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी है, ये भी है। और धरना देने की आज़ादी, ये तीनों क्या है, संवैधानिक है। लेकिन दोस्तों हड़ताल करने की जो आज़ादी है यह गैर संवैधानिक है, इसे मौलिक अधिकारों में इस बात की दोस्तों स्वतंत्रता नहीं है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, हड़ताल करने की आज़ादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं। दोस्तों बताने है कि संसद के कुल कितने सत्र होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे उपर्युक्त में सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संसद के दोस्तों बजट सत्र भी होते हैं, मॉनसून सत्र भी होते हैं और शीतकालीन सत्र भी होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। संसद के ये सभी सत्र होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों बताने है कि लोकसभा के पिता किन्हें कहा जाता है, किसे जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे जीबी मावलंकर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा के पिता जीबी मावलंकर को कहा जाता है, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर को कहा जाता है। जीबी मावलंकर का आप लोग पूरा नाम याद रखेंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर। चूंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, आप लोग याद रखेंगे जीबी मावलंकर भारत के प्रथम क्या थे, चुनाव आयुक्त। इसलिए दोस्तों इन्हें लोकसभा के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है। दोस्तों बतानी है कि विश्व में मैदानों का सबसे अधिक विस्तार किस महाद्वीप में है, तो आप लोग याद रखेंगे यूरोप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यूरोप महाद्वीप में दोस्तों सबसे अधिक मैदानों का विस्तार है, सर्वाधिक मैदानों का विस्तार है। किस महाद्वीप में, तो आप लोग याद रखेंगे यूरोप महाद्वीप में। ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। दोस्तों बताने हैं कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे अफ्रीका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बताने हैं कि हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा में। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। दोस्तों बताने हैं कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा अकबर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो आप लोग याद रखेंगे मुगल शासक अकबर ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर का क्या कार्य है। दोस्तों बताने हैं कि कार्बोरेटर का क्या कार्य होता है, क्या कार्य है, तो आप लोग याद रखेंगे पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कार्बोरेटर का क्या कार्य है, तो आप लोग याद रखेंगे पेट्रोल के साथ हवा को क्या करना, मिश्रित करना, मिक्स करना। आप लोग याद रखेंगे। आप सभी को दोस्तों बता दें कि कार्बोरेटर का प्रयोग मुख्यतः रूप से पेट्रोल इंजन में किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे कार्बोरेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मुख्य रूप से पेट्रोल इंजन में किया जाता है। और इसका क्या कार्य है, तो आप लोग याद रखेंगे पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1024 बाइट्स बराबर है। दोस्तों बताने हैं कि 1024 बाइट्स किसके बराबर है। दोस्तों कंप्यूटर का प्रश्न है, डेटा से संबंधित प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 KB। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे 1024 बाइट्स में कितने होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे 1 KB, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न तो तत्व है और ना ही यौगिक। दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सा न तो क्या है, तत्व है, और ना ही यौगिक है। तो आप लोग याद रखेंगे वायु यानी कि हवा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि वायु जो होता है न तो तत्व होता है और न ही यौगिक होता है। क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे मिश्रण होता है। आप लोग याद रखेंगे वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है, न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो क्या है? वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। दोस्तों बताने हैं कि लोहे पर जंग लगना इनमें से किसका एक क्या है, उदाहरण है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर दक्षिण भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बताने हैं कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर दक्षिण भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर दक्षिण भारत के किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु के मदुरै शहर में। यह भी आप लोग याद रखेंगे मदुरै शहर, जिसे दोस्तों त्योहारों का शहर या नगर कहा जाता है। और दोस्तों मदुरै में ही मीनाक्षी मंदिर स्थित है। और राज्य से आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु। तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर दक्षिण भारत के किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु के मदुरै में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से भी हल्की होती है। दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सी वो गैस है जो क्या है, वायु से भी हल्की है, हवा से भी हल्की होती है। तो आप लोग याद रखेंगे अमोनिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से भी हल्की है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी अमोनिया। आप सभी को दोस्तों बता दें कि अमोनिया का वाष्प घनत्व 8.5 होता है। आप लोग याद रखेंगे अमोनिया का वाष्प घनत्व कितना होता है? 8.5 यानी कि 8.5 होता है। और यह दोस्तों वायु से भी हल्की होती है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी अमोनिया इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर करेंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।